All right, so hello everybody and welcome back to my channel Let's Travel the Concept। आज हम लोग बेसिकली अपने पिछले लेक्चर के आधे अधूरे पार्ट को वापस से कंटिन्यू करने वाले हैं, विच इज़ नथिंग बट इंडक्टिव इफेक्ट पार्ट 2। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ प्लसाई इफेक्ट देखा था। ऑर्डर ऑफ प्लसाई इफेक्ट देखा था, ठीक है। उसी में एक इम्पॉर्टेंट कंपैरिजन मैं उस समय नहीं कर पाया था कि बिकॉज ऑफ टाइम लैग, आई मीन टाइमिंग थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी। बट आज के क्लास में हम लोग एकदम आराम से चीज़ें क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। सो प्लस आई इफेक्ट में एक इम्पॉर्टेंट कंपैरिजन जिसका था वो था एक कंपाउंड विच इज़, लेट मी राइट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल, CD3। नहीं, CD3 नहीं है, पहले जस्ट अ मिनट, हाँ, CD3, CT3, CD3 और CH3। ऑलराइट, इसके बारे में तो हम सब जानते हैं, दिस इज मिथाइल, ठीक है। यहाँ कार्बन के साथ ड्यूटेरियम अटैच्ड है और यहाँ ट्राइटेरियम, यानी कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स दरअसल जुड़े हुए हैं। फिर इसमें पूछा है कि प्लसाई इफेक्ट ज़्यादा किस में होगा, जो हमारा प्लसाई इफेक्ट होगा वो किस में ज़्यादा होगा एंड वाई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गिव द आंसर कि प्लसाई इफेक्ट हमारा जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा CT3 में। CT3 में प्लसाई इफेक्ट सबसे ज़्यादा, उसके बाद CD3, उसके बाद CH3। अब आता है सवाल कि क्यों ऐसा है। सवाल ये पूछा जाता है कि आखिर अब ये क्यों ऐसा है, ऐसा क्या खास बात है इस कंपैरिजन में। तो मैं इसी वजह से आज की क्लास में ये कंपैरिजन बताने वाला हूँ बेसिकली, क्योंकि ये कंपैरिजन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको समझने से पहले एक सिंपल कंसेप्ट में समझना ज़रूरी है। मैं CH बॉन्ड की बात करने वाला हूँ, CD बॉन्ड की बात करने वाला हूँ और CT बॉन्ड की, ठीक है। सो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि एटम्स के पास अपने एक वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, ठीक है। एटम्स और मॉलिक्यूल्स के पास अपनी एक वाइब्रेशनल एनर्जी होती है। सो बेसिकली क्या एक्चुअली इसमें हुआ, सबसे पहले कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में, ठीक है, अगर हम लोग इसे एक SHM की तरह कंपेयर करें, SHM यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के फॉर्म में अगर कंपेयर करें, जो बेसिकली कुछ इस प्रकार से है, ध्यान से देखिएगा फिर आपको हम बताते हैं, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ठीक है, कुछ ऐसा है। अब आप देखेंगे ध्यान से, तीनों में कुछ डिफरेंस लग रहा है। क्या डिफरेंस है? तीनों में डिफरेंस है किसका? बेसिकली बॉन्ड लेंथ, काइंड ऑफ बॉन्ड लेंथ का, ठीक है। ऐसा क्यों है, बॉन्ड लेंथ का डिफरेंस इन दोनों में क्यों है? कार्बन और हाइड्रोजन का ये जो हार्मोनिक स्प्रिंग जैसा लग रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए एक वॉल है, मैं एक वॉल बना रहा हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रेट लाइन मैंने बनाई, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन मैंने बनाई, इससे मैंने लगा दिया एक स्प्रिंग, और स्प्रिंग से मैंने अटैच कर दिया एक बॉक्स, ठीक है। अब ये मान लीजिए इसका ये मेन पोजीशन है, ठीक है, मतलब यहाँ से ही ये रेस्ट पर है। फिर यहाँ से मैंने बॉक्स को इस अपनी तरफ खींचा, इस तरफ खींचा। उसके बाद क्या होगा, बॉक्स का एक ऑसिलेशन होगा इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, है ना। ये जो बॉक्स है ये कुछ ऑसिलेट करेगी, या फिर मैं कह सकता हूँ वाइब्रेट करेगी आगे पीछे की डायरेक्शन में, फॉरवर्ड बैकवर्ड में, है ना। तो बेसिकली क्या हो रहा है ये हाइड्रोजन के केस में, ठीक है। और अब देखिए, जो ये जो ऑसिलेट करता है, ठीक है, ये जो हमारा बॉक्स है, ये जितनी स्पीड से ऑसिलेट करेगा, कितना ज़्यादा ऑसिलेट करेगा, ये हमारी फ्रीक्वेंसी बताएगी। और वो फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई इंटू √k/m। ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई √k/m। के हमारा क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, m है मास ऑफ द बॉक्स, एंड f इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉक्स, ठीक है। तो जितना ये ऑसिलेट कर रहा है, कितना ऑसिलेट करेगा, ये हमें बताएगी इसकी फ्रीक्वेंसी।
ऑल राइट, अब देखिए ध्यान से इन तीनों केसेस में अगर आप देखते हैं तो मास मास सबसे ज़्यादा किस में है, ट्राइटियम, हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम, तीनों में से सबसे ज़्यादा मास किसका होगा, सबसे ज़्यादा मास होगा ट्राइटेरियम का। यहाँ मास सबसे ज़्यादा है, यहाँ मास सबसे ज़्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी इस केस में फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, यहाँ फ्रीक्वेंसी उससे कम होगी, है ना। आई एम सॉरी, एक मिनट, थोड़ा सा कंपैरिजन ठीक से कर दें। हाँ, तो बेसिकली अगर हम कंपेयर करें तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्राइटेरियम जो होगा वो सबसे कम होगा एज कंपैरिजन टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्यूटेरियम, एज कंपैरिजन टू फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, क्यों ऐसा है, क्योंकि ऐसा है क्योंकि हमारा मास ऑफ ट्राइटियम इज ग्रेटर देन मास ऑफ ड्यूटेरियम इज ग्रेटर देन मास ऑफ हाइड्रोजन। तीनों आइसोटोप्स से सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, है ना। तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज़्यादा ही वाइब्रेट ऑसिलेट करेगा, ठीक है, उतना ज़्यादा दिक्कत होगी कार्बन को इसके पास इलेक्ट्रॉन इससे लेने से। ठीक है, कार्बन इसको ये अपने हाइड्रोजन जो है जितना ज़्यादा ऑसिलेट करेगा ये अपने इलेक्ट्रॉन्स कार्बन को नहीं दे पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से सबसे पहले इस केस में क्या होगा, मैक्सिमम वाइब्रेशन होगा। इस केस में मैक्सिमम वाइब्रेशन हो रहा है, इस केस में लेस वाइब्रेशन हो रहा है ना, ठीक है, और इस केस में लीस्ट वाइब्रेशन हो रहा है। मैंने आपको रीज़न अब बता दिया है क्यों इस केस में लीस्ट वाइब्रेशन, यानी कि सबसे पहले केस में इस केस में हमारे पास मैक्सिमम एसएचएम हो रहा है ना, इसमें लेस एसएचएम हो रहा है, और इसमें लीस्ट एसएचएम हो रहा है। ठीक है, ये क्या समझ में आया। अब देखिए मैक्सिमम वाइब्रेशन और मैक्सिमम एसएचएम जब होगा तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है, ठीक है, वो सबसे कम होती है, तो इस वजह से मिनिमम डोनेशन होगा। क्योंकि आप एक जरा इमेजिन करिए, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है और यहाँ कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन बार बार ये ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेशनल एनर्जी की वजह से ये अपने जो इलेक्ट्रॉन है ये अपना कार्बन को देने में थोड़ा सा तकलीफ होगी, दिक्कत होगी, क्योंकि वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है। इस वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता यहाँ कम रहेगी, यहाँ उससे कम, और यहाँ सबसे लीस्ट मैक्सिमम वाइब्रेशन यानी कि इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता उससे कम, फिर डी का उससे थोड़ा ज़्यादा, और ट्राइटियम का सबसे ज़्यादा, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ सबसे कम होगी। अब ये पार्ट हम मिटा दे रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है, बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ बतानी चाहिए या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इंपॉर्टेंट था इस वजह से मैंने सोचा आपको आराम से हम समझाएं। यहाँ होगा मैक्सिमम डेंसिटी, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा होगा। मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऑलराइट, यहाँ उससे थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है, इससे ज़्यादा, और यहाँ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऑलराइट, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा तो ज़्यादा आसानी से ये डोनेट कर पाएगा, मोर ईजिली, इट कैन मोर ईजिली डोनेट, है ना। 10 हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, हम यहाँ से कह सकते हैं कि प्लस आई इफेक्ट जो होगा वो CT3 का सबसे ज़्यादा होगा, ट्राइटेरियम का सबसे ज़्यादा, फिर ड्यूटेरियम, फिर हमारे पास हाइड्रोजन, मिथाइल नहीं, हम हाइड्रोजन कह सकते हैं। सो ये एक इम्पॉर्टेंट कंपैरिजन था हमारे किसमें, प्लस आई इफेक्ट में। ऑलराइट, समझ में आई ये चीज़, थोड़ा सा टाइम ले लिया मैंने बट एटलीस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आते हैं वापस, सॉरी जस्ट अ मिनट, एक स्क्रीन में कुछ इश्यू हो गया है, लेट मी फिक्स इट। ऑल राइट, यस, स्क्रीन इज शेयर्ड, ठीक है, आई होप दिख रहा है, हाँ दिख रहा है अच्छे से, ठीक है। अब वापस आते हैं, चलिए अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। अब अगला हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली है ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट, ठीक है।
वैसे इसमें से मैं आपको एक सवाल भी दे सकता हूँ इसी कंपैरिजन पर जो ऊपर मैंने अभी कंपेयर किया है, इसी पर एक सवाल, नॉट दैट मच टफ बट ध्यान से देखिएगा। नहीं अभी नहीं बताते, जब मैं कार्बोकेटाइन बताऊंगा तब मैं सवाल करवा दूंगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो अगेन कम बैक टू अगेन आवर ऑर्डर। तो ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट नियर अराउंड हो गया है, ठीक है, वो मैंने कंप्लीट कर दिया। अब आता है ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट में ज़्यादा कंपाउंड्स होंगे, ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। अब माइनस आई इफेक्ट की खास बात, चलिए सबसे पहले मैं इसके कंपाउंड्स लिख दे रहा हूँ, ठीक है। माइनस आई इफेक्ट के मैं सबसे पहले कंपाउंड्स लिख दे रहा हूँ ताकि हमारी आसानी हो जाए। उसके बाद मैं एक एक करके आपको समझाऊँ किस तरह से हम देखते हैं कौन कितना डोनेट कर सकते हैं। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला कंपाउंड जो है वो है बेसिकली NF3+। F3+, उसके बाद आ रहा है, ठीक है, उसके बाद है NH3+, उसके बाद है NH3+। ऑलराइट, उसके बाद N डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, ठीक है, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, राइट। उसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। फिर हमारे पास आता है एल्डिहाइडिक ग्रुप, ठीक है। फिर आता है हमारे पास एल्डिहाइडिक ग्रुप के बाद आता है कीटोन ग्रुप, ठीक है। कीटोन ग्रुप के बाद हमारा आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड के बाद ईस्टर, राइट, ईस्टर के बाद हमारे पास आते हैं हैलोजेंस। ये भी मैंने कुछ बताया नहीं, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ नॉर्मली। हैलोजेंस, हैलोजेंस में क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ऑलराइट, ये हो गया, ठीक। इसके बाद आते हैं थोड़ा सा नीचे, अच्छा नहीं है प्रॉब्लम, तो इसी में हो जाएगा। हाँ, OR, OH, अल्काइन, ये होगा। ये बेसिकली मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में सारी चीज़ें लिख रहा हूँ, बट आई विल टेल द रीज़न ऑल्सो कि कौन क्यों है, क्यों डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, हर एक का रीज़न आई विल। फिनाइल, देन ये बेसिकली बेंजीन एज अ सब्सटीट्यूएंट है, इसीलिए फिनाइल, H डबल। ऑल राइट, इतनी सारी चीज़ें हमारे पास अभी आई हैं करनी, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, सबका एक्सप्लेनेशन एक एक करके मैं आपसे बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखते हैं कि इस केस में कौन कितना है। तो मैंने जैसे कि बताई ये सब डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो पहले तीन केसेस में NF3 सबसे ज़्यादा होगा, फिर NR3, फिर NH3। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है, उसके पीछे रीज़न, लेट मी मेक अ साफ। हाँ, ऑल राइट, पहले ध्यान से देखिए, सबसे पहले हैलोजेंस की बात करते हैं, ठीक है। हैलोजेंस की बात करते हैं तो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ठीक है। इसमें क्या कंपैरिजन होगा, इसमें बेसिकली होगा फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ठीक है। ये किस में हो गया, ये बेसिकली है हैलोजेंस में। अब ऐसा क्यों होता है, तो मैं आपको बता दूं कि हैलोजेंस हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आगे जैसे जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन, देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा चाहे अट्रैक्ट करना चाहेगा दूसरे इलेक्ट्रॉन से,
दूसरे एटम से अट्रैक्ट करना चाहेगा। क्या अट्रैक्ट करना चाहेगा? इलेक्ट्रॉन्स। फ्लोरीन के पास सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है अट्रैक्ट करने की, तो उसका माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, ये किसकी बात हो रही है? माइनस आई। माइनस आई मतलब, माइनस आई मैंने आपसे क्लास बताया था, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स, जिनके पास इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करने की पावर ज़्यादा। तो हैलोजन्स में सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ऑलराइट, अब आते हैं हम लोग किस पर? अपने बेसिक पर। कौन सा किस में सबसे ज़्यादा होगा? आइए देखते हैं। कहाँ गया वो कंपैरिजन? ये तो पहला कंपैरिजन था। दूसरा कंपैरिजन जो हम लोग अभी देखे हैं, विच इज़ व्हाट? विच इज़ NF3 पॉजिटिव चार्ज। ऑलराइट, और इसका कंपैरिजन चलिए NH3 से पहले करते हैं। उसके बाद तीसरा कंपैरिजन हम लोग करेंगे NR3 पॉजिटिव चार्ज, और इसका कंपैरिजन करेंगे NH3 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से। सबसे पहले मैं बता दूं कि NF3 का NH3 से ज़्यादा होता है, और इसका भी इससे ज़्यादा होता है। NR3+ का सबसे ज़्यादा होता है। इस केस में अगर हम देखते हैं, इस केस में आप देखेंगे तो फ्लोरीन और हाइड्रोजन, ऑलराइट, दोनों में से कौन ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन अपने पास, नाइट्रोजन से कौन ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा? फ्लोरीन। क्यों? फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अभी हमने देखा। तो इसी वजह से ये जब ज़्यादा तेज़ी से आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाएगा ज़्यादा तरीके से, ज़्यादा से, एज़ कंपैरिजन टू हाइड्रोजन, क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा अच्छे से माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, अच्छे से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, जिसकी वजह से माइनस आई इफेक्ट NF3+ का ज़्यादा होगा। ऑलराइट, इस केस में अगर आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा, ठीक है, आपको क्या लगेगा बेसिकली कि आर जो है, आर क्या है? कोई भी अगर आप मिथाइल ग्रुप जोड़ देते हैं तो क्या उसमें होगा कि ये सब प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। प्लस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे ये? जैसे अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ, कलर चेंज हो गया। ऑलराइट, CH3 इसकी तरफ देगा, ये इसकी तरफ, ये इसकी तरफ। इससे क्या होगा? स्टेबिलिटी इसकी, स्टेबिलिटी नहीं, इसका जो माइनस आई इफेक्ट होगा वो कम कर रहा होगा। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट से ये इलेक्ट्रॉन रिच बनाएगा। CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, है ना? तो एज कंपैरिजन टू NH3 का ज़्यादा होना चाहिए भाई, क्योंकि हम लोग माइनस इफेक्ट पढ़ रहे हैं ना। और यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ प्लस आई इफेक्ट शो हो रहा है, यहाँ माइनस आई इफेक्ट, तो माइनस आई इफेक्ट इसका ज़्यादा होगा। बट ऐसा नहीं है। ऑलराइट, हियर इज़ एन एक्सेप्शनल केस। और केमिस्ट्री बेसिकली मैं आपको बताऊं कि इसके रीजंस भी 3 है, बट मैं सिर्फ एक बताऊंगा आपको, बाकी दोनों रीजंस अपने आप से फाइंड आउट करने होंगे। ठीक है, क्या इसका पीछे रीजन दिया गया? सो NR3+ का इसका पीछे रीजन सबसे पहला जो है, विच इज स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस, क्योंकि RRR जो है वो बल्कि ग्रुप्स हैं। ठीक है, और एक दूसरे से वो क्या करेंगे? रिपल करेंगे। R ग्रुप क्या करेंगे? विल रिपल ईच अदर। R जो ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे से रिपल करेंगे, और रिपल करेंगे तो यानी कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फार अवे जाना चाहेंगे, जिसकी वजह से N जो है उसका विदड्रॉइंग पावर इंक्रीज होगा। जब इलेक्ट्रॉन्स उससे दूर जाएंगे तो N का विदड्रॉइंग पावर इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? NR3+ ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। ऑलराइट, ये इसके पीछे रीज़न है। ठीक है, सो इसी वजह से हम यहाँ से कह सकते हैं क्या होगा? NF+3 का सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद NR+3 का, उसके बाद क्या? NH3+ का होगा। ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया इन तीनों केसेस में। तो बेसिकली अगर हम थोड़ा सा अब आगे चलते हैं, ठीक है, बात करते हैं। अब आता है हमारा दो चीज़, NO और यहाँ ये CN। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या है? इसमें खेल है हाइब्रिडाइजेशन का। हाइब्रिडाइजेशन का है। क्या है हाइब्रिडाइजेशन का खेल? आइए ऊपर बात करते हैं, इन दोनों को अब कंपेयर करते हैं। मेरे ख्याल से मैं ये पार्ट अब मिटा देता हूँ। ऑलराइट, ठीक है, क्योंकि अब ये पार्ट हो गया है तो मैं ये पार्ट अब मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, एंड ठीक है, ऑलराइट, ये पार्ट मैं मिटा दे रहा हूँ। आइए बात करते हैं। सो तीसरा हो गया, चौथा।
ये चौथा कंपैरिजन किसका हम लोग कर रहे हैं? NO2 का एंड C ट्रिपल बॉन्ड N का। इस केस में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होगा एज कंपेरिजन टू साइनाइड। एंड द रीज़न बिहाइंड दिस कि आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ नाइट्रोजन को कितने ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑलराइट, ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ इस केस में ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेरिजन टू नाइट्रोजन। इस केस में नाइट्रोजन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेरिजन टू कार्बन। ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और यहाँ ऑक्सीजन मैं कलर चेंज करके बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रोजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करेगा और यहाँ ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? अब ध्यान से देखिए, अब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? ऑक्सीजन। तो एज कंपैरिजन टू नाइट्रोजन ऑक्सीजन ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यानी कि ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन अगर अपनी तरफ शिफ्ट करेगा तो नाइट्रोजन को ज़्यादा डिफिशिएंट बनाएगा एज कंपैरिजन टू दिस, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसी वजह से NO2 का हमारा माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो एज कंपैरिजन टू दिस वो ज़्यादा होता है। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट यानी कि वो नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बनाएगा और उसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर बढ़ाएगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर जो है वो बढ़ाएगा। ठीक है, ये केस हो गया। अब आते हैं पांचवें केस पर, विच इज़ क्या है, चलिए देखते हैं। पांचवा केस किसका किसका है? ठीक है, हाँ, साइनाइड्स की बात हो गई यहाँ पर। ऑलराइट, अब देखिए इस केस में साइनाइड का, ठीक है, साइनाइड का जो है ये इससे ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? एल्डिहाइडिक ग्रुप से। वो क्यों? आइए देखते हैं। साइनाइड का एल्डिहाइडिक ग्रुप से ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है? माइनस आई इफेक्ट। वाई? ध्यान से देखिएगा, ज़्यादा है। ये क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड, सॉरी sp3 नहीं, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। और ये कितना है? ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। ऑल राइट, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? मैंने अपने क्लासेस में बताया था पिछले, ऑल राइट, कि जिसका एस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। यानी कि यहाँ केस में इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज़्यादा यही है, साइनाइड। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि इसका टेंडेंसी जो है वो अट्रैक्ट करने का ज़्यादा होगा, इसी वजह से साइनाइड का ज़्यादा होता है एज कंपैरिजन टू एल्डिहाइडिक ग्रुप। इतना समझ में आ गया होगा। अब एल्डिहाइडिक ग्रुप को और कीटोन को हम लोग कंपेयर करते हैं। ठीक है, एल्डिहाइडिक ग्रुप और कीटोन को कंपेयर करते हैं। तो ध्यान से देखिए, इस केस में क्या होगा, एल्डिहाइडिक ग्रुप और कीटोन को कंपेयर करते हैं, जो कि हमारा होगा छठा कंपैरिजन। छठा कंपैरिजन क्या है? एल्डिहाइडिक और कीटोन को हम लोग, तो एल्डिहाइड एंड कीटोन, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो क्या बोला गया कि माइनस आई इफेक्ट इसका ज़्यादा होगा। इसका ज़्यादा होगा, एल्डिहाइड का बोला है। क्यों? अब ध्यान से देखिए, ये जो कार्बन है, ठीक है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है हाइड्रोजन से, है ना, आसानी से। लेकिन यहाँ जो है एक तरह का बल्कि ग्रुप है ना, ये मतलब क्या है एक्चुअली में यहाँ पर, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, सबसे पहले इस कार्बन को इन तीनों से अट्रैक्ट करना होगा, फिर इस कार्बन को हाइड्रोजन से अट्रैक्ट करने में इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ी सी दिक्कत होगी क्योंकि उसे और अंदर जाकर अट्रैक्ट करना होगा। मतलब ज़्यादा आसानी से कहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को पाएगा? ये इस हाइड्रोजन से। इसी वजह से यहाँ इसका जो है वो माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर यहाँ ज़्यादा आसानी से होगा एज कंपैरिजन टू आर, क्योंकि आर से उसे और अंदर से जाकर हाइड्रोजन्स को लेना होगा क्योंकि आर एक बल्कि ग्रुप है। ठीक है, हाँ, इतना हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं अगले केस में। ऑल राइट, अगले केस की अगर बात करते हैं तो ये देखिए, सी डबल बॉन्ड ओ एच, इतना हो गया। अब देखिए ये है कार्बोक्सिलिक एसिड और ये क्या है? रेजोनेंस, रेजोनेंस नहीं, ईस्टर, हाँ ईस्टर।
अब इस केस में बेसिकली अगर मैं समझाऊँ तो अभी के लिए इतना ही समझा सकता हूँ, क्योंकि रेजोनेंस मैंने अभी बताया नहीं है। रेजोनेंस का थोड़ा सा खेल है यहाँ पर, ठीक है। क्या एक्चुअली में यहाँ होगा, ध्यान से देखिए, ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर एटम्स है ये लोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड है, सॉरी डीलोकलाइज्ड है, ठीक है। और डीलोकलाइज्ड होने की वजह से ये एक पर नहीं, ये दूसरे ऑक्सीजन एटम पर भी होंगे। तो जिसकी वजह से क्या यहाँ पर होगा, देखिए अगर एच और आर की बात करें तो वही केस हो गया कि आसानी से एच में ही होगा, आर में थोड़ा सा दिक्कत होगा क्योंकि आर में और अंदर जाकर इलेक्ट्रॉन लेना होगा, है ना, ये केस होगा। लेकिन थोड़ा सा रेजोनेंस का भी रीज़न आएगा, तो मैं क्या करता हूँ अभी एक्चुअली अभी के लिए इसका रीज़न मैं नेक्स्ट क्लास के लिए जब मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा रेजोनेंस वाला पार्ट, तब मैं उसके लिए छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ। ऑल राइट, बाकी इसका तो मैंने समझा ही दिया, हेलोजेंस का फ्लोरीन का ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा, है ना। अब ओ आर और ओ एच के केस में, ठीक है, ओ आर और ओ एच के केस में एक्सेप्शनल केस है ये, ठीक है, ये एक्सेप्शनल केस है क्योंकि यहाँ बेसिकली ओ आर का ज़्यादा होगा माइनस आई इफेक्ट एज कंपेरिजन टू ओ एच। और इसके पीछे रीज़न क्या है, वही रीज़न है। क्या रीज़न है, ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन से, आप अभी क्या होगा, ऑक्सीजन जो है अभी आपको लगेगा कि हाइड्रोजन से ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ठीक है, आर से थोड़ा सा दिक्कत करेगा। इसी वजह से क्या होना चाहिए, माइनस आई ओ एच का ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आर जो है वंस अगेन स्टेरिक हिंड्रेंस का वो रीज़न आता है जैसा हम लोग पहले डिस्कस किए थे। स्टेरिक हिंड्रेंस का रीज़न आने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस आने की वजह से यहाँ बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, तो ऑक्सीजन को और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग पावर अपनी बढ़ानी पड़ेगी ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स अपने पास अट्रैक्ट कर पाए। इसी वजह से ये एक्सेप्शनल केस है और ओ आर का ज़्यादा होगा एज कंपेरिजन टू ओ एच, ठीक है। इन तीनों की बात करते हैं, यहाँ मैंने पहले बता दिया। अच्छा, ये क्या है, अल्काइन है, ये क्या है NH2, और ये है फिनाइल, एंड दिस इज व्हाट, एल्कीन। इन तीनों का काफ़ी स्पेशल मतलब मज़ेदार चीज़ है इन तीनों के बारे में। क्या है मज़ेदार, आइए बात करते हैं, ठीक है। मैं अब यहाँ बताता हूँ क्या मज़ेदार बात है। सी ट्रिपल बॉन्ड सी NH2, और यहाँ CH2। अगर मैं सबकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करूँ, आप मुझे बताइए, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, यहाँ हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, है ना, हर एक कार्बन का है क्योंकि बेंजीन रिंग है। और यहाँ क्या होगा, sp2। अब यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव का खेल आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन होगा इसमें, sp, क्योंकि s कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन शो करेगा, अल्काइन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की ताकत और ज़्यादा, यानी कि माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा। उसके बाद हमारा नाइट्रोजन, जस्ट अ मिनट, हाँ, उसके बाद हमारा क्या होगा, नाइट्रोजन। लेकिन कुछ और बात है बढ़िया, नाइट्रोजन और कार्बन में नाइट्रोजन ज़्यादा, देखिए ये एक अच्छा केस बनता है क्योंकि बेसिकली आसान थोड़ा सा समझेंगे आप तो ये होगा कि नाइट्रोजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कंपैरिजन टू कार्बन, तो हमारा NH2 ज़्यादा होना चाहिए माइनस आई इफेक्ट, लेकिन ऐसा नहीं है। अल्काइन वो है तो वो एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा शो कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ज़्यादा शो कर रहा है एज़ कंपैरिजन टू अमीन, तो ये एक ऐसा अच्छा केस बनता है, ठीक है। इसमें आपको समझ में आ गया। तो अल्काइन जो है वो NH2 से ज़्यादा होगा एसिडिक कैरेक्टर में, एंड ऑल्सो माइनस आई इफेक्ट में, एंड ऑल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिव के केस में। लेकिन अब जो बाकी तीनों की बात करेंगे तब नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा एज कंपैरिजन टू फिनाइल एंड अल्कीन, ठीक है, तो नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा। अब इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों में क्या हुआ, यहाँ देखिए ज़्यादा sp2 है और यहाँ एक sp2 है, दो sp2 है, यहाँ sp2 ज़्यादा है, तो ज़्यादा sp2 यानी कि ज़्यादा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कहाँ होगा, ज़्यादा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर यहाँ होगा, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जो है वो यहाँ होगा। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर यहाँ होने का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा होगी, तो इसी वजह से माइनस आई इफेक्ट इसका ज़्यादा होगा। ऑल राइट, सो माइनस आई इफेक्ट, हमारा ऑर्डर जो है माइनस आई इफेक्ट का वो यहीं पर ख़त्म होता है, ठीक है। अब मैं स्लाइड करता हूँ वापस, ऊपर जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। थोड़ा सा आई नो दैट बड़ा हो गया होगा बट नो इशू, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट मैंने आपको बता दिया,
ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट हमारा हो गया है। अब हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बेसिकली इंडक्टिव इफेक्ट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए, सो लेट मी राइट द हेडिंग। एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस पर मेरा बड़ा वीडियो हो जाएगा, मुझे ऐसा लग भी रहा है कि आज का वीडियो भी बड़ा होने वाला है, बट नो प्रॉब्लम, आई विल बी टीचिंग वेरी स्लोली सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। ऑलराइट, आई डोंट वांट दैट आई शुड मेक शॉर्ट वीडियोस एंड उसमें भी कुछ ना समझ में आए। चलिए ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं, विच इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड फ्री रेडिकल। अब कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल्स क्या है, ये एक इंटरमीडिएट है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, अपने लेक्चर्स में, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था ये एक इंटरमीडिएट है और इंडक्टिव इफेक्ट इनकी स्टेबिलिटी को बताने में हेल्प करती है। खास बात यह है कि किस प्रकार से ये स्टेबिलिटी बताएगी। तो अगर मैं इन दोनों का स्ट्रक्चर बनाऊं, आपको जानना पड़ेगा ये चीज़ अच्छी से। ठीक है, जस्ट अ मिनट। हाँ, ये कार्बन है, इसके 3 बॉन्ड्स, ये कार्बन, ये 3 बॉन्ड। ठीक है, और जो खास बात इसमें आएगी वो है पी ऑर्बिटल कार्बन का। ठीक है, अगर मैं यहाँ डाल देता हूँ कार्बन पर, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और कार्बन पर यहाँ ऑड इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, मैं बाकी चीज़ें एच 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 एच, कुछ चीज़ें जो आपको 3D में विजुलाइज करनी पड़ेंगी, वो है कि ये जो एच है, ये तीनों, ठीक है, ये तीनों एच ये एक ही प्लेन में है। अगर मैं बात करूँ तो देखिए ध्यान से, कुछ इस प्रकार से ये तीनों एच इस एक प्लेन में है और जो पी ऑर्बिटल्स हैं इस प्लेन के ऊपर है। ठीक है, और ये पी ऑर्बिटल इस प्लेन के नीचे है। ठीक है, ये इसकी खास बात। सिमिलर केस यहाँ भी है, क्योंकि पी ऑर्बिटल्स है तो प्लेन के एक ऊपर, एक पी प्लेन के नीचे है। इन दोनों अगर रेडिकल्स की मैं बात करूँ तो यहाँ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp2 होगा। 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, इनकम्प्लीट ऑर्बिट, और हाइब्रिडाइजेशन sp2। कैसे हाइब्रिडाइजेशन? 3 बॉन्ड्स to sp2, 3 सिग्मा बॉन्ड। यहाँ भी क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, बट यहाँ आप क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 3 + 1 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि दोनों में इनकम्प्लीट ऑर्बिट है। ठीक है, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टेबिलिटी हम लोग देखेंगे, बट कैसे स्टेबिलिटी चेक करा जा सकता है? सो राइट डाउन, सबसे पहला पॉइंट जो है, ठीक है, विच इज़ व्हाट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, प्लीज मुझे ध्यान रखना होगा, is inversely proportional to magnitude of inversely proportional to magnitude of पॉजिटिव चार्ज। खास बात है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात भी ये है। ठीक है, अब ये आपको कैसे समझना होगा, आपको हम समझाने के लिए एक एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे ये चीज़। अभी मैं सिर्फ कार्बोकैटायन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये कार्बोकैटायन का केस मैंने लिया, रेडिकल्स का भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड है CH2+, और इस पर मैंने एक लगा दिया ग्रुप, एक ग्रुप। अब ये ग्रुप कैसा है? ये ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप।
यानी कि कोई प्लस आई इफेक्ट का कंपाउंड मैंने लगा दिया इस पर। अब आप जानिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग यानी कि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने का मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पर से क्या कम होगा, जस्ट इमेजिन, सोचिए। हाँ, ऐसा ही है। क्या है एक्चुअली में, ये इसको डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से सी पर जो है, कार्बन पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज कम आएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज कम होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिक्रीज करेगा, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज जैसे डिक्रीज किया स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। मतलब हमें कुछ भी करके प्लस चार्ज की मैग्नीट्यूड, प्लस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो कम करना है। अब प्लस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो कम कैसे होगा, ये भी बात है, अच्छी बात है। बता तो दिया कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज के लिए हमें क्या करना होगा, उसको कम करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाना होगा। क्या करना होगा, हम्म, एक मिनट, ये जो डिब्बे में मैंने रखा है पहले इसको डिब्बे में रखा जाए, ज़रूरी पार्ट है। यस। हाँ, अब देखिए, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो है, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई पावर ऑफ ग्रुप। समझे आप लोग। हाँ सॉरी, ये खास बात है। क्या खास बात है कि जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप प्लस आई इफेक्ट वाला कंपाउंड लगाएंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज उतना कम होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतनी बढ़ेगी। यानी कि बेसिकली क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कर कोई रहा है कि कार्बोकैटायन जो है, ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट का ग्रुप। ये ज़रूरी है कि कोई भी आप प्लस आई ग्रुप लगा दीजिए, उसके बाद क्या होगा, उसका स्टेबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन अगर आपने माइनस आई ग्रुप लगा दिया, अगर आपने माइनस आई ग्रुप लगा दिया तब क्या होगा, सेम एग्जाम्पल, CH2 प्लस लिया, माइनस यहाँ बॉन्ड माइनस डी लगाया, और डी की खास बात, डी अगर मान लीजिए मैंने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया तब क्या होगा, यानी कि वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा यानी कि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएगा, और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ा तो स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ा तो स्टेबिलिटी उसकी कम होती जाएगी। क्लियर, ये बात आई होप आपको क्लियर है, ठीक है। और अगर नहीं भी क्लियर है तो भी नो इशू, क्योंकि मैं आप करवाने वाला हूँ थोड़े एग्जांपल्स, ताकि एग्जांपल से आप बेटर समझ में आएंगे, बेटर समझ पाएंगे, दिस इज ट्रू। अब चलिए एग्जांपल्स पर आते हैं। सबसे पहले मैं पार्ट मिटा दूँ, ठीक है। हम्म, वापस से स्टार्ट करते हैं ऊपर से, एंड लेट मी इरेज दिस ऑल पार्ट, ठीक है, ये भी हटा ही देते हैं। चलिए, नाउ क्वेश्चंस। क्वेश्चन सबसे पहला पहला सवाल जो आपके सामने हम रखने वाले हैं वो है सबसे आसान, CH3 CH2 CH3 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 C
CH3 हाँ, मैं उस साइड लिखना पसंद करूँगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, इसको हम मिटा दे। ठीक है, अच्छा लगेगा देखने में और कोई बात नहीं है। अब ख़ास बात यह है कि इस पी ऑर्बिटल में एक पॉजिटिव चार्ज है, इस पी ऑर्बिटल में एक पॉजिटिव चार्ज है ना। पी ऑर्बिटल्स तो ऐसे ही हैं, कार्बन पर जो पी ऑर्बिटल्स है ना। मैं इसको अगर ज़्यादा अच्छे से लिखूं ताकि पी ऑर्बिटल समझ में आए कि कौन किस प्लेन में है, अन्यथा कन्फ्यूजन बढ़ती जाएगी। सो मैं कुछ ऐसे लिखना पसंद करूँगा। हाँ, अब पी ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक है, और क्या आपको बताना, स्टेबिलिटी बतानी है। अब आपको स्टेबिलिटी बतानी है, तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। सोचिए, ये पॉजिटिव चार्ज है, स्टेबल वो कौन करेगा, स्टेबल देखिए यहाँ पर क्या लग रहा है, माइनस आई इफेक्ट, हाँ सॉरी प्लस आई इफेक्ट है। अब आपको वो ऑर्डर याद करना होगा, ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ये भी प्लस आई शो कर रहा है, ये भी क्या शो कर रहा है, प्लस आई शो कर रहा है, और ये तीन तीन प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। इसका पॉजिटिव चार्ज कम करने के लिए एक प्लस आई है, इसका पॉजिटिव चार्ज करने के लिए दो दो प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई ग्रुप है। इसका पॉजिटिव चार्ज कम करने के लिए इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज कम करने के लिए तीन तीन प्लस आई लगे हुए हैं। यानी कि मैंने क्या बताया था, सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट का जो पावर होगा वही स्टेबल करेगा कंपाउंड को। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। ऑल राइट, 3 डिग्री इज मोर स्टेबल। मैं लिख दे रहा हूँ, ये 3 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बोलते हैं बेसिकली। ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है ना। ये तो पहला आसान सा सवाल हो गया। अब आते हैं अच्छे सवाल पर थोड़े। मैं सवाल लेकर आया हूँ तो फिर कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी करा जाए। ठीक है, ये तो पहला सवाल टाइम लगेगा समझाने। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। और अब हमारा सवाल जो है वो बेसिकली है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पॉजिटिव चार्ज मैंने लगा दिया, सेम चीज़ यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, बट यहाँ एक और चीज़ है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, यहाँ एक चीज़, यहाँ एक चीज़। ये सब अल्काइल ग्रुप्स हैं। अब बताइए, अगर मैं नाम देते रहा हूँ तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, बताइए बताइए। यहाँ पर CH3 है, तो यहाँ तीन CH3 ग्रुप्स हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करने के लिए, इस पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए, तो उसका सबसे ज़्यादा होगा, इसका उसके सम उसके उससे कम, और तीसरे पहले वाले का सबसे कम। ठीक है, स्टेबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पर, स्टेबिलिटी की, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। स्टेबल वही होगा जिसका प्लस आई पावर सबसे ज़्यादा होगा। ऑल राइट, और कुछ क्वेश्चंस देख लें। चलिए, एक अच्छा सवाल, तीसरा तीसरा सवाल, एक साइक्लोहेक्सेन आपके पास है और यहाँ पर ऊपर लगा हुआ है प्लस चार्ज, और यहाँ पर है CH3, यहाँ पर प्लस चार्ज है, और यहाँ पर लगा है CD3, और सेम कंपाउंड है, बस कुछ चेंज क्या आ गया, यहाँ पर है CT3 सिमिलर। अब बताइए क्या होगा। मैंने आपको बताया था, आसान है कि नहीं ये चीज़। क्या मैंने आपको बताया था, मैंने आपसे बताया था कि CT3 का जो प्लस आई इफेक्ट है वो ज़्यादा होगा एज़ कंपेरिजन टू CD3 एज़ कंपेरिजन टू CH3। और रीज़न मैंने बताया था, हाँ वो रीज़न का एक और नाम मैं अब बता रहा हूँ। इट इज़ काइनेटिक आइसोट्रोपिक इफेक्ट। ठीक है, वो मैंने नहीं बताया, सॉरी फॉर दैट, बट इसका नाम होता है काइनेटिक आइसोट्रोपिक इफेक्ट, जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया था, काइनेटिक आइसोट्रोपिक इफेक्ट। ठीक है, ये बात हो गई। अब देखिए इसके अनुसार क्या होगा, CH3 यहाँ भी डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा, बस ज़्यादा पावर से कौन करेगा, CT3। तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, से पहले, उसके बाद CD3, उसके बाद CH3। हो गया। ऑल राइट, अब नीचे वापस आते हैं, और भी सवाल है। ठीक है, सवाल से अच्छे से समझ में आता है, ये बात तो है, चाहे मैथ्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, क्यों, है ना। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, चौथा सवाल।
चौथे सवाल पर आते हैं। अब चौथा सवाल जो मैं बताने वाला हूँ वो एक रेडिकल का सवाल मैं ले ले रहा हूँ, ठीक है, रेडिकल का सवाल मैं ले ले रहा हूँ। चलिए CH3 है, यहाँ CH2, यहाँ CH3 है, ये CH है, ये CH3, और ये CH है, CH3, यहाँ C, यहाँ CH3, CH3। ऑलराइट, और ख़ास बात ये है, यहाँ पर एक फ्री रेडिकल है, यहाँ पर एक फ्री रेडिकल है, यहाँ पर एक फ्री रेडिकल है। कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फ्री रेडिकल क्या होते हैं? ऑड इलेक्ट्रॉन्स। क्या ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है? जी हाँ। इनके पास कितने कार्बन होते हैं? कार्बन के पास अगर आप काउंट करेंगे 7 कार्बन होते हैं। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट यानी कि इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। इनको इलेक्ट्रॉन कौन देगा? इलेक्ट्रॉन देगा एक अच्छा, जिसके पास एक अच्छा प्लस पावर ग्रुप। क्यों? अब स्टेबल होने के लिए, अपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए फ्री रेडिकल को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। यानी कि सिमिलर केस हो गया कि स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, ठीक है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई पावर ग्रुप, जैसा कि हम लोग उसमें देखते हैं। किसमें? कार्बोकैटायन में। बस वही केस यहाँ भी लग गया है ना, थोड़ा सा टेढ़ा मैंने लिख दिया। ऑलराइट, कोई बात नहीं, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई पावर ग्रुप। प्लस आई पावर ग्रुप यहाँ सबसे ज़्यादा किसका होगा? CH3, तीन तीन प्लस आई ग्रुप इसको दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। कलर चेंज, इसका सबसे ज़्यादा, इसका सबसे ज़्यादा, इसका सबसे ज़्यादा। क्या? स्टेबिलिटी। ऑलराइट, ये तो हो गया आसान क्वेश्चंस। और अब जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है, वो इंडक्टिव इफेक्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वो क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वो क्या है? आइए देखते हैं। तो एक बहुत ही की पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, की पॉइंट इसको नोट कर लीजिएगा। की पॉइंट क्या है? एक अच्छे कलर में लिखा जाए। चलिए, की पॉइंट ये है कि जो डिस्टेंस फैक्टर है, जो डिस्टेंस फैक्टर है, इट इज मोर देन नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ एटम, which is more than power of atom। ये क्या बात हो गई भाई? ये क्या है? कुछ खास बात है? कुछ इंटरेस्टिंग है कि फालतू है? अरे बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट मी टेल यू हाउ मच इट इज इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको बताता हूँ कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए कुछ अच्छे सवाल देखते हैं पहले, दोबारा क्वेश्चन आते हैं। शायद हम लोग चौथा पांचवा सवाल ही है ना? कुछ और क्वेश्चंस पर आते हैं। क्या मैं कर रहा हूँ? मैं कर रहा हूँ यहाँ पर CH3 लगा दे रहा हूँ। CH3 नहीं, CH2, ठीक है, 1 2 प्लस कार्बन, 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 कार्बन। ये 4 कार्बन की मैंने चेन ली। यहाँ मैंने पॉजिटिव चार्ज लगाया, यहाँ मैंने पॉजिटिव चार्ज लगाया। एक है तो H3, वो बाकी हाइड्रोजन आप बैलेंस कर लीजिए। क्या कर रहा हूँ मैं? यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ फ्लोरीन। ऑलराइट, फिर यहाँ मैं लगा रहा हूँ फ्लोरीन। अब सॉरी, फ्लोरीन की बात अभी नहीं करेंगे। डिस्टेंस फैक्टर, मैं एक फ्लोरीन तो माइनस इफेक्ट शो करता है ना, इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है अपनी तरफ। हम लोग किसकी बात करने वाले? हम लोग बात करने वाले प्लस आई इफेक्ट की। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक अच्छा प्लस आई इफेक्ट कौन शो करता है? चलिए कोई भी लगा दे, CH3 लगा दे, लेकिन मैं कुछ अच्छा लगाता तो मैं लगा रहा हूँ
O माइनस, और यहाँ मैं लगा रहा हूँ O माइनस। रिमेंबर दैट O माइनस मैंने बता दिया कि प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से। अब दोनों केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा, है ना। दोनों केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स अपने देगा, ये इलेक्ट्रॉन्स देगा, ये इलेक्ट्रॉन्स देगा, बट विच इज मोर स्टेबल? कौन ज्यादा स्टेबल होगा? इमेजिन, हाँ मैं बताता हूँ। ये क्यों, क्यों ज्यादा ये स्टेबल होगा? क्योंकि ये जो O माइनस है ना, ये ज्यादा आसानी से इसको, ज्यादा आसानी से इसका प्लस चार्ज कम करेगा। दिस O माइनस विल easily neutralize the charge, and not so easily। क्यों भाई क्यों? अरे मेरी पहली क्लास किए थे, मैंने क्या बताया था आपसे? बताया था मैंने कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है, इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, है ना। तो क्वेश्चंस में हम लोग यही लेकर चलेंगे कि इंडक्ट, और क्वेश्चंस में नहीं ऐसा होता है, इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट है। यानी कि बेसिकली क्या, जैसे जैसे डिस्टेंस आगे बढ़ेगा इंडक्टिव इफेक्ट का पावर उतना उतना कम होता जाएगा। तो इसी वजह से O माइनस जो ये जो पहले इस कार्बन पर लगा हुआ है, ये जो O माइनस है, ये जो माइनस है वो आसानी से कर रहा है क्योंकि इसे सिर्फ एक कार्बन से पास होकर जाना है, लेकिन इसे एक दो तीन 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 कार्बन से पास होकर जाना है। तो इंडक्टिव इफेक्ट का पावर जो है वो कम होता जाएगा। अच्छा सर, आपने तो अच्छा सवाल बताया, ठीक है बता दिया। और चीज़ें देखें, और थोड़ा देखा जाए। चलिए इसी बात पर एक और सवाल, कुछ इसी कंसेप्ट पर, शायद पांचवा हो गया, छठवां सवाल मेरे ख्याल से। मैं तो आज प्रिपेयर करके आया था कि रेडिकल्स भी पढ़ाऊंगा, और सॉरी स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, लेकिन मुझे लग रहा है कि स्टेबिलिटी ऑफ एनायन अभी पॉसिबल नहीं है, बट नो इशू, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन की बात कर लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। तो ध्यान से अब देखिएगा आप लोग, अगला सवाल देखिए, क्या अगला सवाल है। यहाँ पर मैंने लगाया प्लस चार्ज, वही है प्लस चार्ज यहाँ भी लगा है, यहाँ एन मैंने लगा दिया, और यहाँ एन मैंने लगा, ठीक है। यहाँ प्लस चार्ज है, यहाँ प्लस चार्ज है, इस कार्बन पर प्लस चार्ज है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेंगे, है ना। बट कौन ज़्यादा आसानी से खींचेगा, कौन ज़्यादा आसानी, पहले बताइए कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। नाम दे दे रहे हूँ सवालों में, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है, अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी और सवाल है। ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने का प्रयास करेंगे, यानी कि पॉजिटिव चार्ज को और बढ़ाएंगे। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन कम है, तो नाइट्रोजन कम है, तो इन दोनों में से कौन ज़्यादा, देखो अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्योंकि अभी तक हम लोग प्लस को न्यूट्रलाइज कर रहे थे। यहाँ हमें क्या करना है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ क्या है, कौन सा कंसेप्ट लगेगा, पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड जो पॉजिटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो जो सबसे ज़्यादा बढ़ाएगा, वो कंपाउंड लीस्ट स्टेबल होगा। मैंने बताया था कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, है ना। और माइनस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो कंपाउंड जो है वो बहुत ज़्यादा कम स्टेबल होता जाएगा, कम स्टेबल होता जाएगा। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन करेगा, क्यों, है ना।
सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन करेगा, लेकिन कौन सा ऑक्सीजन दोनों में से सबसे आसानी से देखिए पहले सबसे मैं क्या करता हूँ, इन दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। दोनों ऑक्सीजन है, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, तो ये तो पहला कौन सा ऑर्डर आएगा, सेकंड। फिर कौन सा, फर्स्ट, है ना। समझ में आया, ये चीज़ समझ में आया कि नहीं। दोनों ऑक्सीजन में से दोनों ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे, लेकिन कौन ज़्यादा आसानी से खींचेगा, ये, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट है, तो मैंने इसको पहले पर रखा। ये थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा दिक्कत करेगा, क्योंकि दो दो बार ट्रैवल करना होगा, तो उसके बाद ये। अब अगला देखिए, आसानी से बोला है, अब इन दोनों में से कौन ज़्यादा आसानी से खींचेगा इलेक्ट्रॉन को। इन दोनों में से, दोनों नाइट्रोजन में से कौन सा नाइट्रोजन आसानी से खींचेगा, ये पास वाला। क्यों, क्योंकि इसे ज़्यादा कम ट्रैवल करना है, फिर उसके बाद इसे ज़्यादा ट्रैवल करना है, तो थर्ड एंड देन फोर्थ। क्या ये ऑर्डर बना, बताइए। चलिए ये ऑर्डर तो बन गया, लेकिन हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, सही से उसको अरेंज करना है। किस ऑर्डर में, स्टेबिलिटी डिक्रीजिंग के, स्टेबिलिटी को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना। अच्छा सवाल है, इसलिए मैं इसको आराम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। इट्स अबाउट टू बी 1 आवर। क्या करना है, तो देखिए स्टेबिलिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में करनी है। जो सबसे ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा वो लीस्ट स्टेबल होगा। सबसे ज़्यादा आसानी से कौन खींच रहा है, सेकंड, तो सेकंड को सबसे पीछे रखो, सेकंड को सबसे पीछे रखो। फिर किसको रखो, सोचिए सोचिए। सेकंड है, लेकिन कुछ और चीज़ भी है, क्या, डिस्टेंस फैक्टर मैटर करता है। डिस्टेंस फैक्टर जो है वो पावर ऑफ एटम से ज़्यादा है। मतलब पहले ये देखिए, देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनिए, डिस्टेंस फैक्टर को भी ले आना है यहाँ पर, यानी कि 2-3 कंसेप्ट यहाँ पर हो रहा है मैच, ठीक है। बहुत पेशेंटली सवालों को डील करना है, अच्छे से आप पढ़ेंगे ऑर्गेनिक तो आपको मज़ा आएगा ऑर्गेनिक में। तो देखिए अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है। देखिए दोनों का डिस्टेंस सेम है, तब किसकी बात करेंगे, पावर की। इन दोनों का डिस्टेंस सेम है तो किसकी बात करेंगे, पावर की। पावर किसका है, ऑक्सीजन का, वो लीस्ट स्टेबल। उसके बाद किसका, नाइट्रोजन, वो उससे थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल। उसके बाद अब इसकी कंपैरिजन करेंगे इन दोनों का। इन दोनों में कौन ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। डिस्टेंस सेम है तो किसका ज़्यादा, पावर की बात करेंगे, फिर पहला आएगा और ये फोर्थ। वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट, मैंने सिंबल गलत यूज़ कर लिया। वेरी सॉरी, वन सेकेंड, लेट मी राइट। सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा फोर्थ, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा फोर्थ, उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, उसके बाद नहीं, उसके बाद सेकंड नहीं, उसके बाद थर्ड, उसके बाद सेकंड। देखिए क्यों, क्यों ऐसा, क्यों कंफ्यूजन, क्यों और ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। हाँ, डोंट वरी, आई एम देयर, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। देखिए अगर मैं बात करूँ इस फॉर्मूले की, तो इसके अनुसार सबसे पहले क्या मैटर करता है, डिस्टेंस मैटर करता है, डिस्टेंस फैक्टर। तो बताइए डिस्टेंस फैक्टर के अनुसार, डिस्टेंस फैक्टर के अनुसार कौन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। एक ये है, एक ये वाला है, सेकंड वाला, और एक थर्ड वाला। तो सेकंड और थर्ड के बीच में, सेकंड और थर्ड में क्या है, ठीक है, सेम डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस है, बट कार्बन के पास है, तो ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। इलेक्ट्रॉन खींचने का मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएंगे, तो यानी कि डिस्टेबलाइज करेंगे, स्टेबिलिटी इसकी कम करते जाएंगे। इतना समझ में आया। अब देखिए दोनों स्टेबिलिटी कम कर रहे हैं, लेकिन कौन ज़्यादा स्टेबिलिटी कम करेगा, ऑक्सीजन कि नाइट्रोजन, ये बताएगा हमारा पावर फैक्टर। तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि ऑक्सीजन ज़्यादा तेज़ी से माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। यहाँ माइनस आई इफेक्ट शो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करा जा रहा है,
ज़्यादा तेज़ी से माइनस आई शो इफेक्ट शो करेगा, मतलब ज़्यादा डिस्टेबलाइज करेगा, इसीलिए इसको सबसे आखिरी में रखा, उसके बाद थर्ड को रखा। क्लियर? क्लियर? ऑल राइट। अब इन दोनों के केस में देखिए, इन दोनों का सीन क्या है, इन दोनों कार्बन के थोड़ा दूर है एज कंपैरिजन टू सेकंड एंड थर्ड, कार्बन के थोड़े दूर है। ठीक है, कार्बन के थोड़े दूर है। अब मुझे बताइए इन दोनों में से सेकंड फोर्थ और फर्स्ट में से, फोर्थ और फर्स्ट में से मैं एक कलर मिटा दूं, कंफ्यूजन अगर आपको हो रही है। लीजिए कलर मैंने मिटा दिया, फर्स्ट है और ये फोर्थ है। आई होप 1 आवर ना कंप्लीट हो, बट इट्स ऑल राइट, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट और फोर्थ में से कौन ज़्यादा, देखिए दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम है। ऑल राइट, दोनों का डिस्टेंस सेम है, दोनों इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे अपनी तरफ, मतलब माइनस इफेक्ट शो करेंगे, मतलब डिस्टेबलाइज करेंगे। कौन ज़्यादा डिस्टेबलाइज करेगा, डिस्टेंस फैक्टर बराबर हो गया तो किसकी बात करेंगे, पावर फैक्टर की, है ना। पावर फैक्टर की बात करेंगे, पावर फैक्टर में कौन ज़्यादा आसानी से खींचेगा, ऑक्सीजन, तो यानी कि ऑक्सीजन डिस्टेबलाइज ज़्यादा कर देगा, इसी वजह से उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, उसकी वजह से 1 को यहाँ लिखे हैं। उसके बाद फोर्थ, उसके पहले फोर्थ को लिखे, यानी कि फोर्थ का जो हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वो है फोर्थ, सबसे ज़्यादा स्टेबल। देखिए इस सवाल को नहीं समझ पा रहे तो और ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, इस सवाल को समझिए, थोड़ा डेप्थ में जाइए, ठीक है, खुद को टेंशन में लाइए, ज़रूर लाइए, तभी तो समझेंगे। लीस्ट स्टेबल मतलब इसमें कितनी सारी प्रॉपर्टीज लग गई, बहुत सारी प्रॉपर्टीज लग गई इस प्रश्न में, है ना। खास बात है केमिस्ट्री की। ऑल राइट, सो दिस इज अबाउट द वीडियो। कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आपको और बतानी चाहिए अभी, वो ये है, ठीक है, एक सवाल और कर लें। हाँ, आई होप आप थक नहीं गए होंगे। मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया, देखिए मैं भी थक रहा हूँ, मैं तब से 1 घंटे से बोल रहा हूँ आपके सामने, तो मैं भी एनर्जेटिक हूँ, आप भी कोशिश करिए एनर्जेटिक रहने का प्रयास करिए। ऑल राइट, एक सवाल और, एक सवाल और, इट इज़ अबाउट अलाइल, अलाइल कार्बोकैटायन एंड विनाइल कार्बोकैटायन। अलाइल कार्बोकैटायन एंड विनाइल कार्बोकैटायन, हम्म, ठीक है। व्हाट इज अलाइन एंड विनाइल, एनी आइडिया? हाँ, अलाइल और विनाइल दोनों में क्या डिफरेंस है? तो बता दे रहा हूँ, CH3 CH2 ये है अलाइल, एंड CH3 डबल बॉन्ड CH2 ये है विनाइल, ठीक है, कार्बोकैटायन। इन दोनों की स्टेबिलिटी को थोड़ा सा परखते हैं हम लोग। ऑलराइट, ये कौन सा है हाइब्रिडाइजेशन, इसका sp2 है ना। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp यानी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्यों, और ये लेस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग को, अब क्या कर सकते हैं, अब हाउ हाउ वी विल अंडरस्टैंड, नाउ हाउ वी विल अंडरस्टैंड कि विच इज मोर स्टेबल। तो राइट डाउन वन स्मॉल पॉइंट विच इज इंपॉर्टेंट, हैशटैग इंपॉर्टेंट पॉइंट, which is at more electronegative atom, अच्छे से लिखा जाए, हाँ, at more electronegative atom negative charge is stable, negative charge makes it stable, and at less electronegative atom, less electronegative atom, positive charge makes it stable।
क्यों? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक की नोट है एक तरह का, आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है। ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वन। नाउ सी, नाउ व्हाट यू हैव टू सी। ऑल राइट, अब देखिए ध्यान से, कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ये, इस पर पॉजिटिव चार्ज क्या स्टेबल करेगा? नहीं, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल करवाएगा इसको। सो फॉर दैट रीज़न CH2 प्लस is more stable than CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस। अलाइल ज़्यादा स्टेबल हो गया किससे? विनाइल कार्बोकैटायन से, है ना? ठीक है, ऑल राइट, अब इसकी बात हो ही रही है तो एक और केस देख लेते हैं। देखिए मैं आपको एक और क्वेश्चंस नहीं, दो और क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, या फिर देखिए कब तक चलेगा। बट मैं क्वेश्चंस लाया हूँ अच्छे, तो मैं चाहता हूँ कि कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए। एक क्वेश्चन है इसका, अभी सिर्फ कार्बोकैटायंस की बात हो रही है, इस वजह से मैं माइनस चार्ज नहीं ला रहा हूँ, वरना माइनस चार्ज से भी अच्छे सवाल बनते हैं। हाँ, क्या ये केस कुछ समझ में आ रहा है आपको? क्या है ये तीनों? दिस इज नथिंग बट एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन, है ना? नाउ समथिंग इज स्पेशल हियर। व्हाट इज स्पेशल हियर? ये कौन सा है हाइब्रिडाइजेशन? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3, ये sp2। हम्म, इंटरेस्टिंग, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और ये sp, ये कितना हाइब्रिडाइज्ड होगा? CH2, आई एम सॉरी, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं होगा, नहीं डबल बॉन्ड है लेकिन यहाँ CH होगा, थोड़ा सा गलती हो गई हमसे। एक दो, sp हाइब्रिडाइज्ड है ना? और यहाँ हम्म, हाँ, इस केस में बेसिकली क्या है ये पता करिए। सिग्मा बॉन्ड यहाँ कितना? दो। sp, इस केस में क्या होगा बताइए, प्रयास करिए। बेसिकली अगर समझना हो और sp से भी नहीं समझ रहे हैं तो ध्यान से देखिए, ये जो है हमारा सैचुरेटेड है, और ये जो है ये दोनों अनसैचुरेटेड है। दोनों क्या है? अनसैचुरेटेड है। क्यों? ठीक, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? गुड क्वेश्चन। विच विल बी मोर स्टेबल? सोचिए सोचिए। चलिए मैं ये सवाल ही दे दे रहा हूँ आपको काम करने के लिए अब, ठीक है? थोड़ा तो सोचिए, ये सवाल जो है ढूंढ कर लाइएगा ज़रूर, ठीक है? ढूंढ कर लाइएगा ज़रूर इस सवाल के बारे में, कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड एल्केन, एल्कीन, अल्काइन जो है हमारे पास है, ठीक है, बेसिकली आपके सामने जो है, इन तीनों में से विच विल बी मोर स्टेबल, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? एंड रीज़न ऑल्सो, क्यों ज़्यादा स्टेबल होगा, है ना? क्यों ज़्यादा स्टेबल होगा ये भी आपको बताना है। रिमेंबर दिस पॉइंट कि पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल। पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल। ठीक है, तो मैं रीज़न बता दे रहा हूँ, मैं ही बता दे रहा हूँ। सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा CH3 CH2 प्लस, उसके बाद CH2 CH प्लस, उसके बाद CH ट्रिपल बॉन्ड C प्लस। सेम रीज़न है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज किस पर प्रेजेंट है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पर, है ना? जिसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, और ये दोनों मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। ऑलराइट, जिसकी वजह से क्या होगा? इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम, इसकी स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा। ठीक है, ऑल राइट, इतना हो गया। तो व्हाट इज़ टाइम नाउ? इट्स इन 1 hour 9 minutes। तो लगातार हमारा 1 घंटा आपके साथ गुजर चुका है। आई होप बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी आपको, नई नई अच्छी अच्छी। ठीक है, एक सवाल और, जो मैं बेसिकली इस कंसेप्ट से समझाना चाहता था, डिस्टेंस फैक्टर और पावर ऑफ एटम में कौन ज़्यादा प्रेफर करा जाएगा? डिस्टेंस फैक्टर, ठीक है, और नंबर ऑफ ग्रुप्स। तो डिस्टेंस फैक्टर पर मैंने सवाल तो बता दिया,
और डिस्टेंस फैक्टर और पावर ऑफ एटम पे भी बता दिया। ये नंबर ऑफ एटम्स क्या है? नंबर ऑफ एटम्स ये है, एक हमारे पास फॉर एग्जांपल प्रोपेन है, यहाँ मैंने लगा दिया फ्लोरीन, यहाँ मैंने लगा दिया फ्लोरीन, इस पर मैंने लगा दिया, आहा, फिर फ्लोरीन मैंने लगा दिया। बार बार माइनस आई का ही सवाल क्यों आ रहा है मेरे दिमाग में? मैं आपको अभी माइनस आई से परिचय नहीं करवाना चाहता हूँ, मगर मेरे बार बार फ्लोरीन ही फ्लोरीन आ रहा है। लगता है गहरा नाता हो गया है फ्लोरीन से, कोई बात नहीं, ठीक है, चलता है। सो टेल मी वन प्लस आई ग्रुप, प्लस आई जो प्लस आई डोनेट करे, हाँ प्लस आई नहीं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। CH3 डाल दे, चलिए CH3 डाल देते हैं। यहाँ मैंने लगा दिया पॉजिटिव चार्ज, और ये CH3 है। हम्म, हम्म, इसको मिटा दिया जाए जी, और यहाँ क्या लग जाएगा अब? हाइड्रोजन। ऑल राइट, और इस पर लग गया पॉजिटिव चार्ज। नाउ टेल मी विच इज मोर स्टेबल? गुड क्वेश्चन। विच वन विल बी मोर स्टेबल? हम्म, आसान है सवाल, देखिए बहुत आसान है। कैसे? दोनों का डिस्टेंस फैक्टर सेम है, यानी कि दोनों CH3 को कहाँ से कहाँ ट्रैवल करना होगा? सबसे पहले इस कार्बन पर आना होगा दोनों को, उसके बाद सीधा जाना होगा। लेकिन कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स देगा? ये इलेक्ट्रॉन देगा ज़्यादा, इस वजह से ये ज़्यादा स्टेबल हुआ, क्यों? है ना? अब देखिए, नाउ व्हाट इज द ट्विस्ट? लेट मी ब्रिंग सम ट्विस्ट इन द क्वेश्चन। सॉरी, थोड़ा सा साफ सुथरा लिखे, बेकार बेकार राइटिंग नहीं, थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में। ये मेरे से के लिए मैं लास्ट सवाल अब रख रहा हूँ, ठीक है? आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बहुत ज़्यादा हो गया, आई होप। ठीक है, ऑल राइट। यहाँ मैंने C लगाया, पर मैंने हम्म, हाँ, एक और चीज़ मैं कर दे रहा हूँ थोड़ा सा घुमाने के लिए। क्या मैं कर रहा हूँ? इस CH3 को मिटा दे रहा हूँ। अब बताइए, अब कौन सा स्टेबल होगा? अब कौन सा स्टेबल होगा? यहाँ पर कितने CH3 है? 2 CH3 है। ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुजरेगा, फिर इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पर, फिर इस कार्बन पर आएगा, है ना? ऐसा ही है। लेकिन यहाँ क्या होगा? यहाँ एक यहाँ से आ रहा है, और हाँ सॉरी सॉरी, यहाँ से भी तो आ रहा है, ये भी तो CH3 है। 3 CH3 इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं इस कार्बन को, और यहाँ सिर्फ 2 CH3। हाँ, और यहाँ सिर्फ 2 CH3, है ना? बट बट अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, डिस्टेंस फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेरिजन टू नंबर ऑफ ग्रुप्स और एटम। मतलब डिपेंड नहीं करता, यहाँ 3 CH3 है, यहाँ 2 CH3, उससे मैटर नहीं करता। डिस्टेंस फैक्टर, किसको कम डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा? इस पार्ट को कम डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा, जिसकी वजह से इसका इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। हाँ, यही रीज़न है। क्या रीज़न है? रीज़न है यहाँ पर डिस्टेंस फैक्टर प्रायोरिटाइज कर रहा है, करके मैंने बोल दिया। डिस्टेंस फैक्टर यहाँ पर प्रायोरिटाइज कर रहा है एज कंपैरिजन टू नंबर ऑफ प्लस आई ग्रुप्स। क्यों? मजा आया? क्यों? यानी कि इट डज नॉट डिपेंड कि आपके पास कितने ग्रुप्स हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है डिस्टेंस। जितना पास में प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई ग्रुप लगा रहेगा, जितना पास में कार्बोकैटायन के, सबके नहीं, कार्बोकैटायन के या फिर रेडिकल के, जितना ज्यादा पास प्लस आई जुड़ा रहेगा, उतना ज्यादा स्टेबल हमारा क्या होगा? उतना ज़्यादा स्टेबल हमारा कार्बोकैटायन होगा। ऑल राइट, ये चीज़ समझ में आया? ठीक है, हाँ। अगर आपने यहाँ तक देखा है लेक्चर, आपको समझ में आ गया होगा बहुत सारी चीज़ें। मैं आपको बहुत दिनों से कुछ कहना चाह रहा था। क्या कहना चाह रहा था? दिल से थोड़ा दिल बना दे, कुछ बनाया जाए अच्छा। एक मैसेज आपसे के लिए है,
वो क्या मैसेज है? वो मैसेज है थैंक यू अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा। ठीक है, ऐसा ही सपोर्ट करते रहिए एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।